के साथ मेरे साथ चले। मैं आपको ले आया हूं 15वीं शताब्दी के त्रिपुरा में और ये है महाराजा धर्ममाणिक के प्रथम का राज दरबार। महाराज ने आज एक खास वजह से अपने चेलतई दुर्लभेंद्र को बुलवाया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप केवल शास्त्रों के ही ज्ञाता नहीं, आपको हमारे राजवंश का संपूर्ण इतिहास भी कंठस्थ है। मेरी इच्छा है कि आप सरल भाषा में वो कथा हमें सुनाएं और हमारे राजकवि बाणेश्वर और शुक्रेश्वर उसे ग्रंथ का स्वरूप दें। हे धर्मावतार, आपकी ये इच्छा श्रेयस्कर है, इसलिए मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। त्रिपुरा पर शासन करने वाले चंद्रवंश का इतिहास इतना ओजस्वी है कि उसे बार बार कहा और सुना जाना चाहिए। प्राचीन काल में चंद्रवंशी सम्राट ययाति के 5 पुत्र हुए, पुरु, यदु, करवसु, अनु और द्रोयु। सभी ने अलग अलग दिशा में जाकर अपने राजवंशों की स्थापना की। त्रिपुरा केवल एक शब्द नहीं, कृपा है शिव और शक्ति की। पीठमाला तंत्र में स्वयं महादेव ने ये घोषणा की है कि धरती पर जहां भी माता सती के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसी ग्रंथ में संकलित एक श्लोक में कहा गया है, त्रिपुरा में देवी का दाहिना पैर गिरा। पूजनीय देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है और यहाँ स्थापित शिव का नाम त्रिपुरेश भैरव हुआ। और इस तरह शुरुआत हुई एक कीर्तिवान राजवंश की, जिसने करीब 3000 साल तक आर्यवर्त के इस महान भाग पर शासन किया। महाभारत, पुराण और अनगिनत शास्त्रों में त्रिपुरा का उल्लेख मिल जाता है। इसके अलावा कई प्राचीन पुरालेखों के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथों में भी त्रिपुरा का वर्णन किया गया है। 1857 के भूकंप में अगरतला का राजमहल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तब महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में मेरा निर्माण करवाया। मेरी इमारत में रोमन और मुगल कला का मिश्रण देखा जा सकता है। अपने 2 तालाबों और दोनों तरफ बने खूबसूरत फूलों के बागों के साथ मैं आगंतुकों का स्वागत करता हूँ। यहाँ 184 शूरवीर धर्मावतार राजाओं ने राज किया। वे संघर्ष के लिए सदा प्रस्तुत रहे और बलिदान के लिए सदैव तत्पर। ऐसा ही किया विकराल गज पर सवार महारानी नैथोक्ति क्रुद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लग रही थी। उनका हाथी ऐसे गरजता था मानो इंद्र के ऐरावत को चुनौती दे रहा हो। महारानी की चीत्कार ने त्रिपुरा की सेना को और अधिक प्रोत्साहित किया और अपने पराक्रम से त्रिपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की। 1240 में हुए इस युद्ध में त्रिपुरा की जीत हुई और महारानी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुई। परंतु यह समर आने वाले विकट समय की चेतावनी बनकर आया था। 15वीं सदी के अंत में महाराज धन्यमाणिक्य का उदय हुआ, जो उतना ही नाटकीय था जितना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य प्राप्त करना। षड्यंत्रकारी सभासदों और सेनापतियों का वध कर उन्होंने अपना अधिकार पाया। महाराज धन्यमाणिक्य का सामना बार बार बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह से हुआ। अपनी सामरिक सूझबूझ और छापामार युद्ध पद्धति के चलते वे हमेशा हुसैन शाह पर भारी पड़े और उन्होंने बंगाल का काफी हिस्सा भी अपने अधीन कर लिया। एक युद्ध में तो इनके सैनिक हुसैन शाह की एक तोप को भी उठाकर अपने साथ त्रिपुरा ले आए। महाराज धन्यमाणिक्य
कई युद्ध अभियान चलाए। एक और कुकियों के किले पर अद्भुत तरीके से चढ़ाई कर उन्हें हराया और बर्मा तक अपने राज्य को फैला दिया, तो दूसरी तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया। महाराज के विश्वास पात्र सेनापति राय कचार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अभेद कवच और प्रमुख शस्त्र थे। दोनों ही प्रखर वीरों ने कई युद्धों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। पराक्रम के साथ साथ महाराज धन्य माणिक्य में रचनात्मक ऊर्जा भी कूट कूट कर भरी थी। उनके द्वारा बनवाए गए 14 देवता मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और भैरव मंदिर इस बात को सिद्ध करते हैं। वो त्रिपुरा में जा छिपेगा तो मेरी शमशीर से बच जाएगा। त्रिपुरा के राजा के नाम एक शाही फरमान जारी करो और उन्हें कड़े लफ्जों में समझा दो कि मुगलिया सल्तनत से बेअदबी करने का क्या अंजाम होता है। एलची को फौरन से पेशतर रवाना किया जाए। औरंगजेब का चेतावनी भरा फरमान अब आरकान की तरफ रुख कर गया था। तो क्या धमकी दी है हमारे भाई ने? कहलवाया है कि मुझे उम्मीद है कि आप शुजा को गिरफ्तार कर लेंगे और अपने फौजियों की निगरानी में उसे मेरे पास एहतियात से भिजवा देंगे ताकि हमारी पुरानी दोस्ती बनी रहे। हमारा हुक्म न मानने का अंजाम हमारे रिश्ते के लिए अच्छा ना होगा। अब आप क्या करेंगे महाराज? अपने सिद्धांतों के लिए मैंने राजसी सुख का भी परित्याग कर दिया। शरणागत का धर्म में अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। आप जब तक हमारे पास रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अपने इन्हीं विचारों के चलते महाराज गोविंद माणिक के राज ऋषि कहलाए। उन्होंने त्रिपुरा की सत्ता फिर प्राप्त की और एक कल्याणकारी राजतंत्र स्थापित किया। माणिक्य नरेशों ने हमेशा प्रजाहित की राजनीति की, पर जब उन पर युद्ध थोपे गए तो उन्होंने अद्वितीय पराक्रम भी दिखाया। महाराज कृष्ण माणिक्य का शमशेर गाजी से लंबा संघर्ष चला। अपनी प्रजा को शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए 1760 में महाराज ने उदयपुर की जगह पुराने अगरतला को अपनी राजधानी बनाया, परंतु शांति कुछ ही समय के लिए मिल पाई। अंग्रेजों के पांव भारत में पड़ चुके थे। 1761 से त्रिपुरा और ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध के मैदान में महाराज कृष्ण माणिक्य का पलड़ा हमेशा भारी रहा, परंतु अपनी कूटनीति से अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत करते गए। समय तेजी से बदला, मुगलों का पतन हुआ और अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस परिवर्तन के बाद भी माणिक्य अपना कर्तव्य निभाते रहे। 1838 में महाराज कृष्ण किशोर माणिक्य ने वर्तमान अगरतला की नींव रखी। फिर आगमन हुआ उस राजपुरुष का जो त्रिपुरा में आधुनिकता की लहर लाने वाला भगीरथ बना। 1862 में महाराजा वीर चंद्र माणिक्य ने सत्ता संभाली। अब निरर्थक युद्ध बंद हो चुके थे और प्रगतिशील विचारों से त्रिपुरा की रूपरेखा बदलने लगी थी। अपने सतपथगामी पूर्वजों की तरह ही महाराजा वीर चंद्र माणिक्य ने सामाजिक कुरीतियों पर घात किया। सती प्रथा बंद हुई, दास प्रथा से त्रिपुरा को मुक्ति मिली। जहां एक ओर सामाजिक सुधार हो रहे थे, वहीं नई व्यवस्थाओं का गठन भी हो रहा था। आजादी से 3 महीने पहले महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का निधन त्रिपुरा के लिए प्रलय के समान था। 17 मई 1947 के दिन महाराज का देहांत हो गया। धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस बढ़ने लगा। उनके बाद उनके 14 वर्षीय पुत्र महाराजा किरीट विक्रमा किशोर माणिक्य को त्रिपुरा का राजा घोषित किया गया और शासन की बागडोर उनकी माता महारानी कंचन प्रभा महादेवी ने संभाली। परंतु महाराज वीर विक्रम की मृत्यु के बाद एक दिन ऐसा नहीं बीता जब राज्य में दंगा फसाद ना हुआ हो। जो बात पहले दबी जबान में कही जा रही थी, वो अब सड़कों पर गुर्राते नारों में सुनाई देने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेके हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेके हिंदुस्तान।
अस्तित्व दांव पर लगा था और भय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृति के विलुप्त हो जाने का। परंतु ऐसी चुनौतियां त्रिपुरा के लिए नई कहां थी। यदि महाराजा वीर विक्रम 3 महीने और जीवित रहते तो वे मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन से होने वाले विध्वंस को रोक सकते थे। त्रिपुरा की सरकार अराजकता की ओर बढ़ रही थी। हर तरफ मारकाट मची थी और उस पर त्रिपुरा पर पाकिस्तान का कब्जा होने का खतरा अलग से था। इस घोर निराशा के काल में एक बार फिर नारी शक्ति ने राज्य की रक्षा की। 13वीं सदी में महारानी त्रिपुरा सुंदरी ने दुश्मन से लोहा लेने के लिए तलवार उठाई थी। अब वर्षों बाद क्षत्राणी कंचन प्रभा महादेवी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। त्रिपुरा के कई महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आंदोलन किया और महारानी की शक्ति बढ़ाई। महारानी ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल को त्रिपुरा के हालात से अवगत कराया। बाद में महारानी खुद नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पटेल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने गई। अतिरिक्त बलों को त्रिपुरा भेजा गया और राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा विलय समझौते पर महारानी ने हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा भारत का पार्ट सी राज्य बन गया। माणिक्य राजवंश का गौरवशाली राज्य काल पूर्ण हुआ और त्रिपुरा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला। आज त्रिपुरा भारत का बेशक तीसरा सबसे छोटा राज्य है, परंतु इसकी परिधि में हजारों वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास है, उत्कृष्ट कला है, विस्तृत ज्ञान है और संजोई हुई धरोहर है भारत की संस्कृति की। त्रिपुरा का श्रेष्ठ संसाधन उसके नागरिक हैं, जिन्हें विरासत में वो गुण मिले हैं जो इस राज्य को निरंतर चरमोत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुफ्त दी जाती है और साक्षरता में त्रिपुरा देश के कई राज्यों से काफी आगे है। जहाँ एक और इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का अमूल्य भंडार है, वहीं यहाँ के मंदिर, महल और प्राकृतिक सौंदर्य हर वर्ष अनगिनत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। त्रिपुरा नाम की कागर में सब भावनाओं का असीम सागर है। तिल विदुर वीरता सार में कम कादश अपने दिल में लिए कर्मठ त्रिपुरावासी अपने राज्य को देश का गौरव बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। सबकी मंशा बस यही है, ओजस्वी त्रिपुरा, तेजस्वी त्रिपुरा, उज्जयंत त्रिपुरा की युग युगांतर तक जय हो।